हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। तो आइए, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5 से 7 सवाल जो यूपी पुलिस में आए हुए हैं उनके द्वारा मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और बहुत छोटा सा और बहुत जरूरी, जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हालांकि किसी भी फील्ड में आप चाहे निजी जीवन में भी हो, सभी जगह आपको तर्क की जरूरत पड़ती है। आपको अपनी बात रखने के लिए, आपको दूसरों को समझने के लिए, आपको अपने आप को समझाने के लिए, अगर आप अपनी बात किसी और को समझाना चाहते हैं उसके लिए भी आपको सही तर्कों की जरूरत है। अगर सही तर्क आपके पास नहीं है तो ना ही तो कोई आप पे भरोसा कर सकता है, ना ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे भी जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई, जिसमें भी आप सेलेक्टेड हो, वहां आपको तर्क की बहुत जरूरत है और सही तर्क को जानने की जरूरत है। अगर आप तर्क को नहीं समझ पाओगे तो आप समाज के लिए भी हानिकारक हो जाएंगे, अपने लिए भी हानिकारक हो जाएंगे। हालांकि इस तरह की जीवन के हर जगह पर जरूरत है, लेकिन ये एग्जाम में आपके रखा गया है, शायद इस नौकरी की ये जरूरत है। देखिए, तर्क, मैंने पीछे अपनी एक वीडियो में कथन और पूर्व धारणा वाले सवाल कराए थे। कथन के आधार पर कई तरीके के सवाल बनते हैं, जिससे पूर्व धारणा वाले मैं करा चुका हूँ। जो कोई कथन दिया था उसके आधार पर आपकी पूर्व धारणाएं होती है, उसकी भी जरूरत आपके इस जो आपकी नौकरी है उसमें इसकी डिमांड है। और दूसरी होता है, एक कथन दिया होता है, कोई बात दी है, उस बात के आधार पे तर्क उसको सही और गलत ठहराया जाएगा कि ये जो कथन दिया, जो उन्होंने बात बोली है, सही ठहराने वाले भी होंगे, गलत ठहराने वाले भी होंगे। आप सही ठहरा रहे हैं उस बात को तो किस तर्क के आधार पे, आप गलत ठहरा रहे हैं उस बात को तो किस तर्क के आधार पे। आपका तर्क सही होना चाहिए, आपका तर्क वैलिड होना चाहिए। अगर वो वैलिड नहीं है, जस्ट आपको इस छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आगे बढ़ाता हूँ, एक जरा सी बात बताता हूँ। आप अपने ऊपर लीजिए, आप सब जितने भी तैयारी कर रहे हैं, दो तरीके के बच्चे होंगे यहाँ पे जो तैयारी करोगे। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन डिमोटिवेट और मोटिवेट ये एक बड़ा अलग सा शब्द लगता है यार। क्या है मोटिवेट, क्या डिमोटिवेट? आप अपनी पर्सनल लाइफ को देखिए, आप अपने कार्य को देखिए, आप जहां पे हैं वो क्या कर रहे हैं, उससे मोटिवेशन मिलता है। इससे मेरी किसी बात से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैं तो मोटिवेट करने की, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सच्चाई बताई जानी जरूरी है। आपको वो कहते हैं ना कि अपने गिरबान में झांकना जरूरी है। आप झांकोगे नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखिए, मैं इसको यहाँ से बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे दो तरीके के बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे। पहला वो जो कई सालों से तैयारी कर रहे होंगे, 6-7 सालों से, पुलिस के भी कई एग्जाम दे दिए होंगे और भी एग्जाम दे रहे होंगे, ये भी दे रहे होंगे वो भी दे रहे होंगे, लेकिन आज तक वो कोई भी एग्जाम ना निकाल पाए, या कहीं पे फाइनल सिलेक्शन ना ले पाए, या अभी तक उस तरीके से उनका कोई रिजल्ट या प्रोग्रेस ना रही हो जिसको लेके उन्हें खुद को तो संतुष्टि होगी नहीं, घर वालों को भी नहीं हो। घर वालों का वर्ड क्यों ला रहा हूं? क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है। वो पैसा कौन दे रहा है? आपके घर वाले, आपकी फैमिली वो पैसा दे रही है, और आपके बिहाफ पे और ज्यादा मेहनत कर रही है वो। क्योंकि आप घर रहते तो आप भी कामों में सहयोग करते होंगे जो भी घर की जरूरत है, लेकिन नहीं, आप वहां पे मौजूद नहीं है, आप बाहर रह के पढ़ रहे हो। तो आपको पैसा भी दे रहे हो और आपको वो टाइम भी दे रहे हैं कि आप पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक वो जो कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, और एक वो जो अभी हो सकता है बिल्कुल पहली बार ही फॉर्म भर रहे हो, पहली बार घर से निकले हो तैयारी के लिए। अब यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है। सिचुएशन पहली, कि बोला जाए जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, या ऐसा बोला जाए यूपी पुलिस की जो भी वैकेंसी आ रही है कांस्टेबल एसआई की, कि यार आप बोले दोनों तरीके के बच्चे अपने घर बोलते हैं कि जी मुझे तैयारी के लिए और समय। एक तो वो जो कई सालों से तैयारी बोल रहा है, बस ये एग्जाम आ रहा है मेरा और मुझे इसके लिए और समय दे दो और पैसा भी दे दो। तो अब आपके घर वाले पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन करते हैं, क्यों दे भाई आपको समय और पैसा? आपको 7 साल से समय और पैसा दे रहे, हमने एक भी एग्जाम नहीं निकाला है। तो आपका तर्क क्या होगा? दो तरीके के तर्क हो सकते हैं उस बच्चे के, मैं दोनों बच्चों के अलग अलग तर्क बता रहा हूँ। उस बच्चे के दो तर्क हो सकते हैं। पहला तर्क क्या हो सकता है? वो ये बोले कि नहीं, फलाने का लड़का भी तो 6-7 सालों से तैयारी कर रहा है, उसका भी तो कोई एग्जाम निकला नहीं निकला, और उसके घर वाले अब जो उसको कह रहे हैं कि हाँ ले तू इस एग्जाम के लिए पैसा भी ले जाओ, टाइम भी ले जाओ, तो आप भी मुझे इस आधार पर और समय भी दो और पैसा भी दो। एक तर्क ही हो सकता है। लेकिन जो सही फैमिली होगी वो इस तर्क को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो बोले नहीं, भाड़ में जाए, तो ये कोई तर्क है तेरा, इधर आके बैठ जा। दूसरा तर्क, अगर वो सच में पढ़ना चाहता है अगले इस एग्जाम के लिए और टाइम चाहता है और उसके घर वाले दे, तो उसको सही तर्क क्या, कि देखिए अभी तक जो नहीं कर पाया मैं वो एक अलग है, लेकिन मैं इस एग्जाम के लिए सीरियस हूँ। ये एग्जाम मेरा नहीं होगा, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, नहीं होगा तो मैं उसके बाद फिर आपसे आगे से कोई पैसा नहीं लूंगा, कोई समय नहीं लूंगा, उसके बाद मैं और कोई एग्जाम ट्राई नहीं करूंगा।
ये 2-4 महीने में ये हो जाएगा, इसकी बस मुझे दे दो। मतलब एक इस तरीके का कि पॉजिटिव, कि हाँ मैं, अगर मुझे 6 घंटे की, अगर लोग 6 घंटे पढ़ेंगे मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। अगर इस एग्जाम को लेके जितनी भी जरूरत है, जितनी भी मेहनत की जरूरत है वो मैं करूंगा। सही तरीके से मुझे अपनी गलतियों का पता चला है, क्या इस समय, क्या इस एग्जाम की डिमांड है, वो सब, ये है तर्क। तो उस बच्चे के दोनों तर्क हो गए ना। अब सही तर्क क्या है? सेकंड वाला। पहला तर्क बेकार है और उसको किसी को मानना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही अब जो नया बच्चा आया है, जो अभी बिल्कुल शुरुआत कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम के लिए पहली बार आया है, वो क्या हो सकता है? वो बोले कि जी मुझे भी पढ़ने जाना है, दिल्ली जाना है, यहाँ जाना है, और मुझे इतना पैसा चाहिए, ये कोचिंग ज्वाइन करनी है, ये करना है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, नया नया। तो उसके पास भी दो तर्क होंगे कि जी मुझे तैयारी करनी है, वो पूरे जोश में। तो घर वाले देख किस आधार पर दे? अगर उस बच्चे का अभी तक का रिकॉर्ड, मान लीजिए वो इंटर पास करके आया है, क्योंकि कांस्टेबल की योग्यता इंटर ही है, और 18 वर्ष अगर आपकी पूरी हो, इंटर आप पास हो, तो आप एग्जाम, अगर वो इंटर तक मेहनत करके आया है ईमानदारी से, तो घर वाले उसके अभी भी भरोसा कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है यार, तुम जाओ, तुम पढ़ो, पैसा भी ये रहा, डट के जाओ, नौकरी की तैयारी करो। और वो अभी तक ही घर वालों से चीटिंग कर करके पास होके आया है, कि घर वालों से पैसा ले लिया, पढ़ा नहीं, लफंडरी करता फिर रहा था, 12वीं तक जैसे तैसे पास होके आ गया। अब उसे लगा कि यार साला मैं भी चलो ट्राई करता हूँ। और पैसा लगना है, कोचिंग में भी पैसा लगना है, बाहर रह के भी पैसा लगना है, टाइम भी आप खराब करोगे। और इस आधार पर, और घर वालों को अगर लगा कि उसकी बातों में दम नहीं है, और लग रहा है कि साला ये तो अभी तक भी ऐसे ही ड्रामा करता था, भरोसा नहीं दिला पाया आप अपने सही तर्कों के साथ, तो तब भी घर वालों को मना कर देना चाहिए। वहां भी आप सही तर्क देंगे, देखिए पापा अभी तक मैंने इंटर तक इतने अच्छे से मेहनत करके मैं इंटर पास किया हूँ, आपको मैंने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, अब मुझे ये मौका और दे दो, 6 महीने, और 6 महीने में एग्जाम, साल में जब तक भी बस ये एग्जाम के लिए दे दो, मैं आपको निराशा का कोई मौका नहीं दूंगा। ये उसका सही तर्क हो, तब जाके उसके घर वाले उसको देंगे। तो वही तर्कों के आधार पर 4 से 5 प्रश्न आते हैं। मैंने शायद सीधे सीधे आपसे जोड़ के तर्क समझाने की कोशिश की है। इसको पर्सनली लेने की कोशिश नहीं करना, ये गिरबान में झांकने वाली बात है। समय की मांग होती है, अगर आप सही चीजों को एनालिसिस, अपनी चीजों को रिव्यू नहीं करते हो, चाहे वो अपनी लाइफ हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, अगर आप उसको रिव्यू नहीं करते हो समय समय पर, तो वो आपके लिए एक बहुत ही घातक सिद्ध होता चला जाता है। ठीक है। तो हम लोग क्या अभी फाइनली ये 4 से 5 सवाल तर्कों के आधार पर है, जो इस समय इस वाले एग्जाम की आपकी डिमांड है। ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट। देखो, ये नीचे एक कथन, नीचे एक कथन और दो तर्क, तर्क 1 और तर्क 2 दिए गए हैं। निर्णय लेगी कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है? मतलब एक तर्क दिया गया है, वो कथन दिया गया है, सॉरी। ये कथन है, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? अब इसके ऊपर दो तर्क दिए गए हैं। तर्क 1 क्या है? हाँ, हाँ दी जानी चाहिए। एक आदमी कह रहा है हाँ दी जानी चाहिए, उसी तरीके से है ना। अभी आप घर वालों से बोलो क्या, कि मुझे तैयारी के लिए और समय दे दो, 6-7 सालों से आप कर रहे हो, और बोल रहे हो और दे दो, क्यों दे दे? आप कह रहे, घर वाले पूछे बताओ क्या क्या तर्क है तेरा, क्यों दे? तो आप कह रहे हाँ जी हाँ दो। क्यों दो? क्योंकि उन्नत पश्चिमी देशों में संचालन, वे कह रहे हैं देखो निजी क्षेत्र को आप अनुमति दे दो अस्पतालों को संचालित करने की। क्यों? क्योंकि पश्चिमी देशों में निजी निजी क्षेत्र जो है संचालन करता है। पश्चिमी देश कौन से? जो भारत से हम नक्शे पे देखोगे, भारत से पश्चिम की तरफ देश है, जैसे जिसमें अच्छे विकसित देश है, अर्जेंटीना है, यूएसए है, यूके है, यूके मतलब इंग्लैंड जिस नाम पे राज के है, फ्रांस है, ये बहुत सारे पश्चिमी देश है, इनमें निजी निजी क्षेत्र संचालन करता है, और वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है। ठीक है। तो आप कह रहे हो चूंकि वहां पे देते हैं परमिशन, इसलिए आप भी यहाँ दे दो भारत में भी निजी क्षेत्र को स्वास्थ्य क्षेत्र के संचालन की। अरे भैया कैसे दे दे? क्या ये तरीका जैसा आप कहें, क्योंकि उसके लड़के को तो टाइम दिया गया, उसने वो भी 7 साल से कोई एग्जाम नहीं निकाल पाया, उसके घर वाले उसको पैसा दे रहे हैं, उसके घर वाले कह रहे हैं कि हाँ तू पढ़ ले इस एग्जाम की तैयारी, तो मुझे भी, ये कोई तर्क है क्या यार? गलत तर्क है। दूसरा कह रहा है नहीं 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 देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। क्यों खतरनाक है भाई? क्या सच में ये खतरनाक है? नहीं यार, क्या खतरनाक है? आप देखो भारत में 90% निजी क्षेत्र ही तो संचालन कर रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हम सारे इलाज करा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है क्या भैया? आप कोई सी बीमारी के लिए चले जाओ प्राथमिक चिकित्सालय में, सभी तरीके लिए एक ही तरीके की दवाई ठा के देते हैं, बुखार जाड़ा खांसी जुकाम, तो क्या है उसमें? जो बड़े हॉस्पिटल है, एम्स हो गए, पीजीआई हो गए, इनमें कुछ ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर प्राइवेट क्षेत्र हमारे देश में ना हो, तो समझ लीजिए आधा देश समाप्त हो जाएगा। मर मर के इतनी सारी बीमारी, यार इलाज ही नहीं मिल रहा भाई। तो ऐसा नहीं है, ये कह रहा तर कह रहा नहीं 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 देना चाहिए,
निजी क्षेत्र को नहीं देनी चाहिए परमिशन क्योंकि ये खतरनाक है। अरे साला ये गलत तर्क है, ये तर्क सही नहीं दे रहा। मतलब ये भी सही नहीं है तर्क, और ये भी तर्क सही नहीं है, कोई सा भी तर्क सही नहीं है। तो विकल्प अब कौन सा सही हो जाएगा? क्या केवल एक मजबूत है? क्या केवल दो मजबूत है? कोई सा भी मजबूत नहीं, ये भी मजबूत नहीं, ये भी मजबूत। न तो तर्क एक, न तो नहीं तर्क दो मजबूत है, बिल्कुल ना तो तर्क एक मजबूत है ना तर्क दो मजबूत है, तो ये भी तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी। मतलब दोनों ही तर्क अच्छे नहीं है इस कथन के संदर्भ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं जरा। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन शामिल है, एक कथन शामिल है जिसके अनुसार दो तर्क, वही तर्क दिए गए हैं, आपको तय करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत है। देखो भैया, आओ फटाफट। ये रहा कथन। क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? निर्यात आयात, पहले आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा। ये आपके ज्योग्राफी से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित, सॉरी ज्योग्राफी नहीं, अर्थव्यवस्था से संबंधित शब्द है। आयात और निर्यात। आयात का मतलब आना, निर्यात का मतलब जाना। जब आप अपने देश से कोई चीज बाहर के देशों को बेचते हो तो उसको हम निर्यात बोलते हैं। जब कोई चीज आप बाहर के देशों से अपने यहाँ मंगाते हो उसको हम आयात बोलते हैं। इसको आप अपने जनरल लाइफ में भी लीजिए। जब आप लोगों से कुछ उधारी लेते हो, रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसा उधार लेते हो या कुछ और लेते हो, तो वो क्या होता है? वो आयत। हम बस मांगते रहते हो, मांगते रहते हो, मांगते रहते हो। दाता बनो यार। और देखो, जब दाता बनता है इंसान तब उसका उद्धार होता है, इसका मतलब उसका विकास होता है, डेवलप होता है। दाता वाली छवि रखिए ना। निर्यात मतलब देते, जब आप दूसरों को देते हो, दोगे तो क्या होगा? आप देने के लिए कमाओगे भी खुद, सोचोगे नहीं मुझे देना है तो खुद मेहनत करोगे, इसका मतलब आपका डेवलपमेंट होता है। और हमेशा अरे यार हाँ उससे लेके काम चलेगा, उससे लेके काम चलेगा, मांगने वाली सिचुएशन, भाई नहीं। ये वाली मेंटेलिटी अगर रहेगी ना तो डेवलपमेंट नहीं होता। मतलब नॉर्मली मैं ले लिया ये बात को, लेकिन आयात निर्यात का मतलब ये है, आयात का मतलब है कोई चीज मंगाना, निर्यात का मतलब है कोई चीज भेजना। तो ये क्या बोल रहे हैं? क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? दालों के निर्यात मतलब हमारे देश से दालें बाहर भेजी जाती है, वो कह रहे हैं दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दो। क्यों लगा दो? वो कह रहे हैं हाँ लगा दो, इससे क्या होगा? हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। आपने देखा होगा कि पीछे दालों की कीमत बढ़ रही थी, या नॉर्मल भी आप देखो, अगर आज 100 रुपए किलो कोई दाल है और आपको उसकी, अगर आप उसने उसके मतलब उसकी कीमत आपको बढ़ानी है घटानी है, तो दो चीज होती है। जैसे हमारे यहाँ से दाल बाहर भेज जाती है, देखो कीमत किस चीज से तय होती है? उस चीज की मात्रा कितनी है। मात्रा ज्यादा है, डिमांड कम है, तो कीमत कम हो जाएगी। मात्रा कम है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड मतलब मांग ज्यादा है, तो कीमत बढ़ जाएगी। जब भैया जो हमारे यहाँ दाल है वो दाल लगातार बाहर के देशों में भेजी जा रही है, तो हमारे यहाँ दाल कितनी बच रही है? दाल कम बच रही है ना। और कम बच रही है और दाल को खाने वाले उतने ही लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग खाने वाले हैं। जो दाल थी उसमें से कुछ हम भेज दिए बाहर के देशों को, तो दाल कम बची और 100 लोग तो खाने वाले हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो उसके रेट बढ़ेंगे दाल के फिर। तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो खरीद लेगा, वो खा लेगा, तो रेट बढ़ेंगे। अब वो कह रहे हैं कि आपको दाल बाहर भेजने से रोक दो, आप जितनी उत्पादन हो रही है देश में वो यहीं रहने दो, तो दाल ज्यादा रहेगी। उत्पादन जब ज्यादा होगा, हमारे भंडारण ज्यादा होगा, तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो बात सही है। वो कह रहा हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। जब आप बाहर नहीं भेजोगे, दाल यही की यही रहेगी हमारे देश में, तो मतलब ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो ये बात सही है, तर्क एक ठीक है। दूसरा कह रहा अच्छा क्या, नहीं नहीं ऐसा मत करो। क्या कह रहा? नहीं ऐसा मत करो, निर्यात पे प्रतिबंध, निर्यात पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। बोल रहा नहीं 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 लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। वो कह रहा है अगर आपने ऐसा किया तो निर्यात भी एक उद्योग, एक तरीके इसका आप उद्योग बोल सकते हैं, क्योंकि निर्यात क्षेत्र, निर्यात मतलब जब कोई चीज बाहर भेजे उसमें कितने लोग जुड़े हैं? कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई लदाने वाला है, कोई लेबर है, कोई वहां पे बैठा है बंदरगाह पे, एयरपोर्ट पे, वहां पे भी बहुत सारे एजेंट हैं, बहुत सारी तरीके की नौकरियां हैं। ठीक है, तो वो सब जो जुड़ी हुई है, वहां से मान लो जहां से उत्पादन हो वहां से भी जुड़ा हुआ। अगर हम मतलब बहुत सारी चीजें, इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियां हैं। तो वो कह रहा है अगर आप इस पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? नौकरियां समाप्त हो जाएगी। नहीं यार, ऐसा नहीं है। क्या हमारे जितनी भी निर्यात क्षेत्र है उसमें सारी नौकरियां क्या दालों से है? नहीं यार, दाल तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है हमारे निर्यात का। हम बहुत कुछ निर्यात करते हैं, दवाइयां निर्यात करते हैं, ज्वेलरी निर्यात करते हैं। तो निर्यात क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें इससे नौकरियां समाप्त नहीं होंगी। तो इसका ये कथन दो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो केवल तर्क एक सही है, तर्क दो गलत
है। तो केवल तर्क एक मजबूत है। मतलब इस बात को कौन सी चीज जस्टिफाई कर रही है, बस ये इंपॉर्टेंट है। जब तक आप जस्टिफिकेशन सही से नहीं समझ पाओगे तो इसमें थोड़ा सा समझ में दिक्कत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। अनु अपनी मित्र के साथ अनु अपने मित्र के साथ एक स्टेट्स अवार्ड के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। मान लो कोई कंपटीशन हो रहा है, स्टेट्स अवार्ड। अवार्ड एक निश्चित समय के भीतर मौखिक प्रस्तुति के माध्यम से निर्णित किया जाना है। मतलब मौखिक प्रस्तुति, मतलब मौखिक आपको देना है। अनु समय सीमा में अपनी प्रस्तुति पूरी करती है और उसकी मित्र को जूरी द्वारा निश्चित, जूरी मतलब जो जज होते हैं, एक निश्चित समय से अधिक समय तक बोलने। अनु है और एक उसकी दोस्त है। जैसे आप जाए दो जगह कोई इंटरव्यू, मौखिक का मतलब इंटरव्यू, लेकिन ये अवार्ड की बात है, कोई अवार्ड दिया जाना है आपको, और आपको इंटरव्यू मतलब मौखिक रूप से आपसे पूछा जाएगा। जो सही बोलेगा, जो सही होगा, उसको अवार्ड दे दिया जाएगा। तो क्या हुआ, अनु और आपका दोस्त, मान लीजिए आप और आपके दोस्त, तो अनु और उसकी दोस्त, अनु ने पूरे टाइम, जितना टाइम दिया गया बोलेंगे उतने टाइम में अच्छा से बोल दिया, लेकिन अनु की जो दोस्त है उससे ज्यादा समय ले रही है, जितना मान लो 10 मिनट का समय, लेकिन वो 15 मिनट ले रही है, और जो जज है वो बोलने दी जा रहे हैं। इस पर अनु द्वारा की जाने वाली सबसे अच्छी प्रतिक्रिया, तो इस पे क्या होना चाहिए, जब दो लोग हैं तो क्या आप, अब आप अपने आप को सोचिए ना। आप जब भी आप पुलिस वाले बनेंगे, कांस्टेबल, आप अपनी बात कहीं रखने जा रहे हैं, दोनों को समान समय दिया गया है बोलने के लिए, या आप अपनी कोई भी चीज कंप्लेंट लेके जा रहे हैं, उसी तरीके से इसको जोड़िए। तो अब वो बोल रहे हैं कि अगर आप वहां पर हैं तो अनु अनु को क्या करना चाहिए। अनु देख रही है कि यार मैंने तो 10 मिनट में ये सारा का सारा बोल दिया, ये तो 15 मिनट ले रही है, और ये सामने वाले जज उसको 15 मिनट दे भी रहे हैं। मतलब चीटिंग हो रही है, भाई भतीजावाद हो रहा है, जिसको हम भाई भतीजावाद बोलते हैं, वही हो रहा है। तो क्या आपके मन में क्या हो रहा है, मतलब आप अपने आप को रख के आप क्या करेंगे, चार में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तर्क हो सकता है आपका, क्या करेंगे आप। पहला, इस भेदभाव के लिए उच्च प्राथमिक अधिकारियों से शिकायत करेंगे। जो उनसे उच्च अधिकारी हैं आप उनसे शिकायत करेंगे अगर आपको ये भेदभाव लग रहा है, ये करेंगे, क्या करेंगे, या फिर आप फिर न्याय के लिए जनता के साथ बैठक करेंगे। क्या आप ये करेंगे, नहीं मुझे न्याय नहीं मिला, मैं जनता के साथ बैठे, क्या आप उस जगह से चले जाएंगे, क्या आप चले जाओगे, या अपना नाम वापस लेने के लिए चयन समिति से अनुरोध करो, या फिर अरे मेरा नाम वापसी कर दो यार। तो लॉजिकल जो चीज है, ये लॉजिकल नहीं है कि जनता, लो जी मैं जनता के साथ जाकर बैठ, फिर अरे मैं भाग रहा हूं वहां से, मैदान छोड़ के भागना भी लॉजिकल नहीं है। अपना नाम वापस ले रही है, ये भी मैं एक तरीके से बात वही वाली। अरे लॉजिकल चीज यहाँ पे ये है कि आप क्या करोगे, आपको लग रहा है, और ये अपने जीवन में सब जगह अपनाइए, आप किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आपको लग रहा है वहां भेदभाव, तो उनसे भी ऊपर कोई अधिकारी बैठता है, समझ रहे हैं ना आप, उनसे जैसा होता है ना हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आपको रिजेक्ट कर दिया आपका केस को, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो ना, उसी तरीके से अगर वो वहां पे जो जो अधिकारी हैं वो गलत तरीके से दूसरे को टाइम दे रहे हैं, तो आप उनसे उच्च अधिकारी से शिकायत करेंगे। तो ये एक सही तर्क बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नीचे कथन और दो तर्क, वही ये कथन, देखो ये कथन क्या है, क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्या कह रहे हैं हम, क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हाँ, एक आदमी, जैसे वही अपने गांव में सोच के देखो, ये अपने आप जस्ट प्रैक्टिकली करो, आप जहां भी रहते हो वहां पे एक क्वेश्चन कीजिए, दो लोगों से कीजिए, क्या सरकार को शराब उत्पादन में प्रतिबंध लगा देना चाहिए, आप पूछ रहे हो, तो एक बोलेगा हाँ हाँ लगा देना चाहिए, क्या होगा, सही बात है, इससे क्या होगा, सड़क दुर्घटना है, जो सड़क दुर्घटना हो रही है ना, पी के गाड़ी चलाते हैं लोग, कई बार आपकी गलती नहीं होती, सामने वाले की गलती होती है, क्योंकि वो पी के चला रहा है, आपको ठोक के चला जाता है। तो सड़क दुर्घटनाएं और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। देखो शराब पीने से लीवर खराब होता है, और भी लीवर खराब होता है, पैसा भी खराब होता है, सब कुछ खराब होता है, जिससे पूरा घर तंगाली झेलता है। तो ये बोल रहा हाँ यार, शराब उत्पादन, जब उत्पादन नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगी, मतलब उत्पादन नहीं होगा तो उसे कोई मांगेगा भी नहीं, जब होगी नहीं तो ठीक है आदमी काम चलाएंगे, यार नहीं है यार, जब शराब है नहीं तो अब ठीक है पिएंगे क्या, कंट्रोल करेंगे अपने ऊपर। तो इससे ये वाली समस्या, तो बात तर्क तो सही है, वो सही कह रहा। हाँ, दूसरा क्या कह रहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा। भैया बिहार एग्जाम्पल है, बिहार ने शराब पे पाबंदी लगा दी, क्या वहां पे नौकरियां गई, नहीं ऐसा नहीं, क्या क्या सारी नौकरियां शराब उद्योग ही दे रहा है, ठीक है शराब उद्योग की नौकरी, लेकिन शराब वो उन नौकरियों को किसी और तरीके से उस जगह शिफ्ट किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ शराब नो, हम यार इसलिए नहीं लगा, मतलब ये कोई तर्क नहीं है इस तरीके का कि शराब उत्पादन इसलिए प्रतिबंध लगा रहे क्योंकि नौकरियां खत्म हो, ये नहीं है ना लॉजिक। इस चीज को, लॉजिक को यहाँ समझिए कि क्या हम शराब का उत्पादन इसलिए कर रहे हैं कि जिससे नौकरी दी जाए, नहीं, रेवेन्यू जनरेट के लिए और अलग तरीके से। तो ये वाला तो हो ही नहीं कि केवल नौकरी के लिए हम कर रहे हैं, नहीं ना, केवल नौकरी के लिए हम शराब उत्पादन नहीं कर रहे, तो इसलिए ये वाला तो तर्क गलत हो जाएगा। सही तर्क क्या होगा कि हाँ यार, अगर उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो सच में यार
शराब बिकनी बंद हो जाएगी, लोग पीना बंद कर देंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाएं नहीं होंगी, जिससे भैया स्वास्थ्य समस्या संबंधित नहीं होगी, लोग गरीबी से बचेंगे क्योंकि पैसा नहीं लगेगा उनका स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी। ठीक है, तो ये वाला तर्क केवल एक सही है, तर्क दो सही नहीं, क्योंकि शराब का उत्पादन केवल नौकरी के लिए नहीं कर रहे सरकार, शराब का उत्पादन इसलिए नहीं करा रही कि हाँ यार नौकरियां देनी, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो केवल तर्क एक मजबूत है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन शामिल है जिसके अनुसार दो तर्क, वही फिर से एक ही कथन है और तर्क, तर्क क्या है, क्या अंतर जातीय विवाह, सॉरी कथन क्या है, क्या अंतर जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंतर जातीय विवाह, एक जाति से दूसरी जाति में विवाह, यूपी पुलिस में आया हुआ सवाल है, कांस्टेबल में 26 अक्टूबर 2018 के बैच 2 में आया हुआ है। आप सोच के देखिए यार कितना इंटरेस्टिंग सवाल एग्जाम में दिया हुआ है, कितने बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, लगभग 20 लाख बच्चे, 20 लाख बच्चे सीधा सीधा एग्जाम लिख रहे हो, ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसको हमारे समाज में लेकर बड़ी समस्या है। कास्टिज्म, कास्ट के आधार पर साला पूरा समाज बटा हुआ है, आदमी इंसान को इंसान नहीं समझ रहा कास्ट के आधार पर। वही फिर धर्म की स्थिति होती है, अपने धर्म को आदमी इतना सर्वोच्च मान रहा है कि वो दूसरे धर्म वालों को तो कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है। ये बड़ी बुरी स्थिति है समाज के लिए, देश के लिए, किसी भी जगह के लिए। तो वही बोल रहा है, कथन कह रहा है क्या, क्या अंतर जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारत में प्रोत्साहित किया जा रहा है सरकारों द्वारा, सॉरी सरकारों द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जो भी इंटर कास्ट मैरिज करेगा उनको, हरियाणा सरकार में 5 लाख रुपए देती, यूपी सरकार में भी 1 लाख रुपए दिया था, जो भी अंतर जाति विवाह करेगा, मतलब बहुत सारा प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप दूसरी जाति में विवाह कीजिए। उससे क्या होगा, जाति बंधन समाप्त होंगे, समाज जुड़ेगा यार, नहीं तो समाज बट चुका है। और बटने का एक बड़ा स्वरूप विभाजन होता है, भारत पाकिस्तान वो धर्म के आधार पर बटा है, एक दिन ऐसी जाति के आधार पर भी बढ़ सकता है। सोच के देखो ना, एक जस्ट इमेजिन करो ना, कई हजार साल बाद अगर इसी तरीके से चलो, छोटे छोटे जो पहले हुआ करते थे छोटे छोटे कबीले, फिर से क्या हम उसी तरीके से नहीं बढ़ जाएंगे, छोटे छोटे कबीले बन जाएंगे, ये छोटी सी इस जात का कबीला, ये छोटी सी इस जात का कबीला, मतलब जहां से हम लौट के आए हैं, छोटे छोटे कबीलों को जोड़ जोड़ के हम लोगों ने इतना बड़ा देश बनाया। अगर हम इसी तरीके से चलते रहे जाति और धर्म के आधार, फिर से हम उसी तरह वापसी चले जाएंगे, छोटे छोटे जाति छोटे छोटे समूह में फिर से ये देश बढ़ जाएगा, हो जाएगी ना वही स्थिति। तो क्या कह रहा, हाँ क्या कह जाना, एक आदमी कह रहा है हाँ यार ये जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा, बिल्कुल बात सही है, अगर ऐसा होगा तो ये जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, बात तो सही है इसकी। वो कह रहा नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। क्या इससे भारतीय परिवार प्रणाली नष्ट हो जाएगी, आप सोचते हो ऐसा, आप जिस समाज में रहते हो, जो आपने दो चार घरों को देखते हो, अरे बड़े स्तर पर जाकर देखिए, इससे तो परिवार प्रणाली प्रणाली और अच्छी होती है, दूसरे तरीके के, दूसरी जाति के लोगों को समझने की और उनकी चीजों को समझने की अपनाने की आपको अंदर कला आती है, और ज्यादा आप डेवलप होते हैं यार। तो ऐसा नहीं है, तो ये वाला तर्क भी गलत है, ये तर्क सही है। हाँ यार इससे जाति व्यवस्था समाप्त होगी, जैसे ही जाति व्यवस्था समाप्त होगी हमारे देश की जो अंदर की जो सामाजिक व्यवस्था वो मजबूत होगी, इससे देश मजबूत होगा, इससे हम लोग सुरक्षित होंगे। मानवता को यार, यार क्या है, हम लोग इतना पढ़ लिख लिया है समाज, फिर भी जाति व्यवस्था भटका पड़ा है। भैया मानवता ही एक संसार में धर्म है, मानव मानव को समझने को, साला इंसान इंसान को समझ नहीं पा रहा है, बस मैं ही इंसान हूँ, मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, वही वाली चीज हो रही है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। ऐसे सभी धर्म वाले कि मेरा ही धर्म सबसे बड़ा धर्म है, ऐसे ही सभी जात वाले मेरी जात सबसे बड़ी जात है। क्या है यार, ये छोटे छोटे लेवल पे जा रहा है, फिर जाति से नीचे फिर अरे मेरा ही परिवार सबसे तगड़ा परिवार है, मैं ही सबसे बड़ा धुरंधर हूँ। ये सब क्या है, फिर उसके वो नीचे जाता है कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञान हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे, ये क्या है भैया, निकल के आओ यार आगे इससे। पढ़ लिख रहे हो तो उसको लॉजिकली तर्क अपनी लाइफ में अप्लाई, सॉरी लाइफ में अप्लाई करो उसको, ठीक है। तो तर्क एक, केवल एक मजबूत होगा। बस चलो भाई, ये चार पांच सवाल लगाए थे मैंने तर्कों वाले, शायद आपको समझाने की कोशिश की थी कि इसी तरीके, ये देखो सीधे सवाल ही यूपी पुलिस में आए हुए हैं, 2 से 3 प्रश्न तो सीधे सीधे आते हैं, नॉर्मल से होते हैं। आपको इसमें लॉजिकल तर्क लगाना है तभी आप सही आंसर कर पाओ, अगर आपने इसमें इमोशंस घुसने की कोशिश की तो आप, इमोशंस कैसे घुसेगा, देखो इसी सवाल में बता देता हूँ। आधे इमोशनल वाले व्यक्ति क्या होंगे, मान लो इमोशनल, चाहे लड़की हो लड़का हो,
और वो पेपर देने आ गए, तो वो क्या, अरे नहीं सही कह रहे हो, तो यार हमारे परिवार प्रणाली को नष्ट कर दे। इमोशन से आप इसको भी सही मान लोगे, पर लॉजिकली सही नहीं है। जो इमोशंस वाले बच्चे होंगे ना, अरे कि नहीं बस, अबे भैया इमोशन से बाहर आओ, प्रैक्टिकली में आओ। वो सोचेगा हाँ यार हमारा परिवार तो नष्ट हो जाएगा, हमारी परिवार प्रणाली नष्ट हो जाएगी, दूसरी जाति की हो जाएगा, चाहे वो दूसरी जाति का लड़का हो लड़की हो, जो हम उससे रहे तो हमारा तो नष्ट हो जाएगा। तो वो इसको भी सही मान लेगा और आपका एक सवाल एग्जाम में गलत हो जाएगा। इसलिए आप भी प्रैक्टिकल वाला कि नहीं यार, ये जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा, इससे समाज मजबूत होगा, इससे घर मजबूत होगा, ये अच्छी चीज है। पढ़ लिख रहे हो आप, तो पढ़ लिखने का मतलब यही कि हाँ हमें समाज से जो भी विभेद है, चाहे वो जाति के आधार पर, चाहे वो धर्म के आधार पर, चाहे वो लिंग के आधार पर, विभेद यही था ना। आपको अगर, मैं तो समझता हूँ कि बहुत सारी तो आजकल की जो फीमेल है वो इस चीज का विरोध करती है। अरे भैया लड़कियों से भी पहले वो होता था, फीमेल मतलब मैं स्त्री जाति को आपको कोई अधिकार ही नहीं था, आपको अधिकार दिया गया है। मतलब दिया नहीं कि आपकी, आपका ही था ये, लेकिन नहीं दिया गया था। तो अभी अगर आपको ये सब कि नहीं यार लिंग के आधार पर आपसे विभेद होती है, बराबर नौकरी आपको करने का अधिकार है, सब कुछ, ऐसे ही यार जाति वाला है, किसी भी जाति से आप किस आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, अच्छा नहीं है। तो लॉजिकल आप जब देखोगे तब इसका आंसर ये होगा। अगर आपने इमोशनली इसमें अपना दिमाग घुसने की कोशिश की, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा और आप अपना एक क्वेश्चन खो बैठोगे, और एक क्वेश्चन से आप नौकरी खो बैठोगे। ठीक है, तो ये मैंने तर्क वाले बताए हैं, आगे हम और भी लाएंगे अच्छे से चीजें। ठीक है, जो भी एग्जाम से संबंधित है वो मैं ला रहा हूँ धीरे धीरे। थोड़ा सा बीच में दिक्कत हुई थी, मैं उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज हो रही थी, लेकिन मैं अपने आप को मैनेज कर रहा हूँ धीरे धीरे, आपको कंटिन्यूटी में चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में, ओके।